डाउट्स ऑफ पेपर की जो संडे पे हुआ था उसके डाउट्स कर रहे हैं हम लोग 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो उसमें क्या है। तो उसमें क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू में डिस्टेंस आर है और उनके बीच का फोर्स दिया है। तो ठीक है, उनके बीच का जो फोर्स है मैंने यहाँ पे लिखा है। देन बिटवीन दीज टू चार्जेस अनदर चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड, यहाँ पे प्लेस किया। तो वी हैव टू फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज। ठीक है, तो अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस r/2 हो गया एंड इसके और इसके बीच का डिस्टेंस r/2 हो गया। ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा एंड निगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव वाले ने लगाया हुआ फोर्स का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन कि जो निगेटिव वाले ने लगाया है वो तो सेम रहेगा। देयरफॉर टोटल फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइटवर्ड, तो दोनों फोर्सेस का एडिशन करना पड़ेगा। तो इनके बीच का जो फोर्स है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच का जो फोर्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या है कि फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज दोनों सेम है, तो के क्यू स्क्वायर अपन उनके बीच का डिस्टेंस r/2 उसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के बीच में भी उतना ही फोर्स है। अब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे एडिशन किया, तो आंसर आता है 8F। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या किया है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया 100 वोल्ट से, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा उसको मैंने लिखा है E। तो वो है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। तो वो काइनेटिक एनर्जी को कैसा लिख सकता हूँ मैं, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा लेकिन एक्सेलरेट करने के बाद 100 वोल्ट से होल्ड के थ्रू एक्सेलरेट करने के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो उसका काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर उसको E भी लिख सकता हूँ मैं। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो Q मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा वी कितना है 100 है। तो सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चार्ज ऑन अल्फा इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब अल्फा पे चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन रहता है ना, अल्फा मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहता है। तो अल्फा पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का डबल है, तो चार्ज 2E है इंटू 100 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिल गया काइनेटिक, अल्फा का काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब मुझे मोमेंटम का रेशो लेना है, वो मैंने नीचे लिया है P इलेक्ट्रॉन अपॉन P अल्फा। तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या रहता है, √2m इंटू E। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर का, अल्फा के लिए नीचे का लिखा है, उसको सॉल्व किया तो आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज रहता है या फिर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज रहता है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू उसको ही सिंप्लीफाई करके वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में रहता है, चार्ज कूलोम में रहता है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन वर्क क्या रहता है, जूल में रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 16, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल का डायरेक्शन एक है, मैंने एक ही दिखा है। डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस रहता है, तो डाइपोल का डायरेक्शन भी राइट की तरफ है, इलेक्ट्रॉन भी राइट की तरफ मैंने एज्यूम किया है। तो इनिशियली उनके बीच में एंगल 0 है एंड 180 से रोटेट करने के बाद उनका एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है PE कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। एंगल्स पुट किया, आंसर निकाला। देन 21 में पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो डायरेक्ट एडिशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू उल्टा करके एडिशन। तो उल्टा करके एडिशन किया सबका, तो ये ऐसा आता है देखो। तो C इक्विवेलेंट सीरीज का आता है 2, तो सीरीज का 2 आता है एंड पैरेलल का मतलब डायरेक्ट एडिशन वो 30, तो 15 आता है। तो सीरीज एज टू पैरेलल चाहिए लेकिन, तो वो 1:15 आता है। एकदम सिंपल है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा अच्छा है, देखो क्या है। अब A एंड B के बीच में यहाँ और यहाँ इसके बीच में 2 कैपेसिटर्स थे 4 and 4 का, उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली मैंने 2 लिखा है, वो तो सिंपल था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो ऊपर मैंने नाम दिया है C, नीचे मैंने नाम दिया है D।
मतलब ये जो प्लेट है नीचे वाला कैपेसिटर है उसका जो लेफ्ट का प्लेट है उसको मैंने नाम दिया है डी। ठीक है, ये नीचे वाला कैपेसिटर का लेफ्ट का प्लेट को मैंने नाम दिया है डी। ठीक है, तो अभी देखो ये नीचे वाले कैपेसिटर का लेफ्ट का प्लेट एंड ई, इनका पोटेंशियल तो सेम ही है क्योंकि कंडक्टर है ना पूरा। जो नीचे वाला कैपेसिटर है उसका लेफ्ट का प्लेट एंड पॉइंट ई, ये पूरा एक ही कंडक्टर है, तो इधर सब जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ये वायर, ये नीचे का जो वायर है ये यहाँ नीचे का कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट को कनेक्ट करने के वजह मैं उसको यहाँ ई पे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ई का पोटेंशियल एंड इस लेफ्ट प्लेट का पोटेंशियल तो सेम ही है। तो सेम पोटेंशियल है तो कहाँ पर भी लाइन लगाओ, ये नीचे का लाइन निकालो और ई पे भी लगाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई और ये नीचे का जो लेफ्ट हैंड साइड का प्लेट है उनका पोटेंशियल सेम ही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इधर मैंने चेंज करके ड्रॉ किया है। तो ये वाला नीचे का वायर इधर ना कनेक्ट करके मैंने ई को कनेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो अभी ये तो 2 हो गया। अब इधर ये 4 एक कैपेसिटर हो गया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक तो ये 4 हो गया एंड ये 4 एंड 4, इधर का 4 एंड ये 4 सीरीज में, तो 4 एंड 4 2 होता है। तो इधर आता है, ये इनका रिजल्टेंट यहाँ पे 2 आता है और ये 4 इधर ऐसा ही लिखा है मैंने। तो ये 4, ये 2 एंड ये 2 सब पैरेलल में है, तो सबका एडिशन करना पड़ेगा तो 8 आता है। सबका एडिशन करना पड़ेगा तो 8 आता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं समझा तो मुझे लेक्चर में पूछो, इसलिए इधर यहाँ पे स्टार्ट किया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो 34 में 3 चार्जेस है। 34 में 3 चार्जेस है। ये एक ओरिजिन पे है, एक एट ए डिस्टेंस ए पे है, एक एट ए डिस्टेंस 2a पे है। तो ये जो -q चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में मतलब टोटल फोर्स 0 चाहिए। तो इसने इस पे फोर्स लगाया है वो अट्रैक्टिव है, और इसने भी इस पे जो भी फोर्स लगाया है वो भी अट्रैक्टिव है और इक्वल है। तो टोटल फोर्स कैंसिल होता है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कौन सा वाला इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? स्टेबल मतलब डिस्टर्ब किया तो वापस जगह पर आ जाएगा, अनस्टेबल मतलब डिस्टर्ब किया तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको थोड़ा सा भी इधर डिस्प्लेस करो, इसको थोड़ा सा भी इधर राइट की तरफ डिस्प्लेस अगर किया तो B एंड C, जो B चार्ज है एंड C चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वो वाला फोर्स बढ़ेगा। B एंड C का बीच में जो फोर्स है वो बढ़ेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स C का बढ़ेगा। B इधर शिफ्ट करने के बाद C का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा एंड A का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। तो ये वाला चार्ज थोड़ा भी इधर शिफ्ट किया तो पूरा C की तरफ जाएगा, या फिर ये वाला चार्ज थोड़ा से भी इधर शिफ्ट किया तो पूरा A की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली A चार्ज को देखो या फिर C चार्ज को देखो, वो भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब A पे कितना फोर्स है, तो A पे ये C रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है, तो वो कितना है, A पे C कितना फोर्स अप्लाई करता है वो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, नीचे देखो। और A पे B कितना फोर्स अप्लाई करता है, तो वो अट्रैक्टिव है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कितना है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो A पे B का फोर्स एंड C का फोर्स सेम है एंड अपोजिट है, तो टोटल फोर्स A पर भी नहीं है, लेकिन A को भी डिस्प्लेस किया तो वापस जगह पर नहीं आ जाएगा और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड सब लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, अब P पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड में आ जाएगा, P के आउटसाइड में। अब Q स्पीयर बाहर का है तो बाहर का स्पीयर के अंदर आउटर स्पीयर के इनर साइड में नेगेटिव आता है, आउटर साइड में पॉजिटिव आता है, और जो आउटर साइड का पॉजिटिव था वो ग्राउंड में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे दिखा है। आउटर साइड का जो भी पॉजिटिव है वो ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल कम रहता है, 0 रहता है। अब Q का आउटर पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल से ग्राउंड में सब चार्ज चला जाएगा। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी P पे एंड Q पे सेम नहीं रहेगा,
P पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज Q पे है। P पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज Q पे है। इंड्यूस्ड चार्ज है तो सेम ही रहेगा, ठीक है। P पे जितना चार्ज है उतना ही Q पे है और दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो चार्ज डेंसिटी भी, एरिया अलग हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है। एक फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, P एंड Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो रेडियल रहता है। P एंड Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता, स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता। देन पोटेंशियल P के अंदर कितना है, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो P के अंदर पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज प्लस Q, वो यहाँ पे लिखा है मैंने लेफ्ट हैंड साइड। और P के अंदर पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ माइनस Q चार्ज ऑल्सो। तो P के अंदर का पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस Q लेफ्ट हैंड साइड और माइनस Q इतना रहेगा, तो दोनों का एडिशन 0 आएगा। क्या देखो नीचे दोनों का चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। पोटेंशियल इनसाइड कंसेंट्रिक स्फीयर्स, इसका देखा था ना, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट किया है। तो P के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही P के अंदर भी रहेगा। तो ये जो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो P के सरफेस का पोटेंशियल है, और P के सरफेस का और P के अंदर तो सेम ही रहेगा। तो P के अंदर का पोटेंशियल देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड कैंसिल होता है क्या, नहीं होता। तो P के अंदर पोटेंशियल 0 नहीं रहता, कुछ तो पॉजिटिव रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड Q के आउटसाइड भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड Q के आउटसाइड रहने के लिए Q के आउटर सरफेस पे चार्ज चाहिए। Q के आउटर सरफेस पे चार्ज है ही नहीं ना। Q के आउटर सरफेस पे जो भी चार्ज था ग्राउंड में चला गया। Q के इनर सरफेस पे चार्ज है, लेकिन Q का इनर सरफेस का चार्ज Q के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि वो उसके बीच में मेटल आ जाता है, तो मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा सकता। तो Q के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, P एंड Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। P के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, P के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। P के अंदर पोटेंशियल सब सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कितना पोटेंशियल है P के अंदर वो निकाला है ना इधर, वो इतना रहता है P के अंदर का पोटेंशियल। P के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, Q के बाहर नहीं, बस P एंड Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ओके चलो फाइनल देखेंगे अभी। देखो तो दो कैपेसिटर से, एक 6 का एंड एक 2C मतलब 12 का है। तो दोनों का एक एक प्लेट 10 वोल्ट को कनेक्टेड किया है और दोनों का दूसरा प्लेट ग्राउंड किया है। ग्राउंड मतलब दोनों का दूसरा प्लेट 0 वोल्ट पे है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी 10 वोल्ट का है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी 10 वोल्ट का है। ऊपर का प्लेट 10 पे, नीचे का 0 पे। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है। तो इस पे चार्ज निकालना है, इस पे चार्ज निकालना है 6 माइक्रो पे। तो चार्ज इज CV, तो इसका C लिखा है 6 एंड इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10। तो CV निकाला तो 60 आता है, एकदम सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोलता है, ये जो चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो इसके वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो इतना KQ/R²। तो K 2Q/R²। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इज E, तो इसको मैंने E लिखा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मुझे पता नहीं, तो मैंने E1 लिखा है। वो कितना रहेगा K, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, तो कितना रहेगा KQ/R²। तो ये कितना है, इधर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ये वाला आधा है, तो E/2 वो ठीक है। लेकिन इसलिए ऑप्शन 2 नहीं आता। ऑप्शन 2 तुम लोग लिख सकते हो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का, तो इधर का हाफ है, ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, बार लिखा है ऑप्शंस में, बार लिखा है मतलब विद डायरेक्शन सेम है क्या। अगर विद डायरेक्शन सेम रहता तो E/2 ये आंसर करेक्ट रहता। डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इधर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इधर का E/2 चाहिए। मैग्नीट्यूड आधा है, डायरेक्शन लेकिन सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। देन फाइनल 43, इधर Q है, इधर Q है और एक नेगेटिव चार्ज 2a डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब वो नेगेटिव चार्ज इतने डिस्टेंस पे ऊपर है तो वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन SHM नहीं प्रोड्यूस करेगा।
अगर वो चार्ज समझो ये सेंटर में रहता है, अगर ये निगेटिव चार्ज समझो एग्जैक्टली सेंटर पे रहता और थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया रहता, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर वेरी स्मॉल रहता था तो वो SHM रहता है। डिस्प्लेसमेंट अगर इतना बहुत बड़ा है 2 है, डिस्प्लेसमेंट ये कितना है 2a है, तो ये 2a ऊपर से नीचे 2a तक जाएगा, वापस ऊपर नीचे 2a तक आएगा इधर, फिर ऊपर जाएगा चार्ज, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये चार्ज तो ऑसिलेट करेगा लेकिन SHM नहीं करेगा, क्योंकि क्या है डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा है सेंटर से। डिस्प्लेसमेंट अगर सेंटर से छोटा रहता तो ये SHM प्रोड्यूस करता। तो ऑसिलेशन अभी है लेकिन SHM नहीं है। अगर सेंटर से थोड़ा ही डिस्टर्ब किया रहता, सेंटर पे रहता और थोड़ा डिस्टर्ब किया रहता, तो ऑसिलेशन भी होता एंड वो SHM भी होता। ठीक है, ओके।